माय नेम इज़ पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं दिल्ली सल्तनत को मतलब आज से हमारा क्लास जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर चलेगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आज ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत से लेकर और पहले मेडियल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि दिल्ली सल्तनत से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले हम ये जानें कि जैसे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा। तो मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि गुलाम वंश का शासक था। तो ये आया कैसे? ये अगर मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो मोहम्मद गौरी भारत कैसे आया? अब मैं अगर बात करें तो 712 ईस्वी में, यहाँ देखिए इसका पता है, एक मिनट पे लेजर ले लो। ये 712 ईस्वी में आपको भी पता है महमूद गजनी जो है, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण करा था। तो मतलब क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर क्यों आक्रमण करा था? इसका भी तो रीजन होगा ना, कि मतलब ऐसे मुंह उठाया और चला आया कि चलो भारत पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है। उसका भी एक रीजन होगा। नहीं तो फालतू पता नहीं कहाँ से ऐसे चले आता है, ऐसे मतलब आक्रमण करके चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ये जानना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्यों आक्रमण करा। अगर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा तो मतलब बिना किसी रीजन का तो आक्रमण करेगा नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम शुरू से यहाँ से पढ़ेंगे। 600 632 एडी से लेकर और पहले 1206 तक पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत पर आक्रमण करा। फिर अलब्तगीन और सुबुतगीन कहाँ से आए। फिर उसके बाद फिर महमूद गजनी भारत पर क्यों आक्रमण करा आया। ठीक, उसके बाद फिर आप तब आता है हमारा मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी का कितने आक्रमण हुए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें लिखे गए हैं, लेकिन ये सारे स्टोरी वाइज हमको ये जानना जरूरी है। तो इसमें जो कुछ लिखा है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखे गए हैं। ठीक है। बाकी जो बताऊंगा हिस्ट्री का, पूरा हिस्ट्री क्यों है उसको आप याद रखिएगा, एक बार नहीं 10 बार सुनिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत की बात, तो कब से कब तक चला? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला। 1526 ईस्वी में जब वो बाबर आता है तो दिल्ली सल्तनत बाबर समाप्त कर देता है, तो मुगल वंश की स्थापना होती है। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत को आने से पहले जो है दो मेन आक्रमण हुए भारत पर, जिसे अरब इन्वेजन कहते हैं और तुर्की इन्वेजन कहते हैं। दो मेन आक्रमण हुए भारत पर, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरब आक्रमण कैसे हुआ, यानी अरब इन्वेजन इन इंडिया। तो अगर मैं अरब इन्वेजन की बात करें तो ऐसा तो वही चीज फिर आया ना कि 712 ईस्वी में पहला अरब इन्वेजन हुआ, 712 एडी में। ठीक है, ये 712 एडी में पहला अरब इन्वेजन हुआ। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आया, मतलब आक्रमण करने भारत पर? तो इसका एक रीजन था। तो मेरे प्यारे दोस्त भाई, 632 ईस्वी में जब प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है। ठीक, उनकी डेथ होने के बाद, ठीक है, उनकी डेथ डेथ होने के बाद एक पोस्ट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है खलीफा। इसको याद रखना, एक पोस्ट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है खलीफा। ठीक है, और खलीफा जो होता है इस्लाम धर्म का, ये देखो अरब एंड तुर्क आक्रमण, ठीक है, और खलीफा जो होता है इस्लाम धर्म का प्रमुख होता है। ठीक है, इस्लाम के राजनैतिक और धार्मिक मामलों का, पूरे मामलों का प्रमुख होता था। अब आपको मैं अगर बताऊं कि खलीफा क्या होता था, ठीक है, तो खलीफा जैसे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में चक्रवर्ती मतलब राजा होते थे, यानी सब राजाओं के मालिक चक्रवर्ती राजा। तो वैसे हिंदू धर्म में 632 ईस्वी में उनके प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो है अ, एक पद का निर्माण होता है जिसका नाम होता है खलीफा। इस्लाम धर्म के सबसे पहले खलीफा का नाम था अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर खलीफा हुए, तीसरे खलीफा उस्मान हुए और चौथे खलीफा अली हुए। तो 632 से 634 अबू बकर, उमर खलीफा 634 से 644, उस्मान जो था 644 से 656 और अली जो था 656 से 661। लेकिन इन लोगों में से ऐसा कुछ नहीं था आक्रमण से रिलेटेड। लेकिन जो मेन हमको जो पढ़ना है, और इस्लाम धर्म का सबसे पहला खलीफा आप याद रखिएगा अबू बकर, ठीक है, दूसरा उमर खलीफा था। ठीक है, तो अगर मैं आगे से अगर बात करूं तो 636 एडी में एक खलीफा था जिसका नाम था उमर खलीफा।
ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करें तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि उमर मतलब खलीफा, इस्लाम धर्म में जो खलीफा होते थे उनका क्या मैटर, वो राजनीतिक और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खलीफा पद जो होता था क्या होता था, राजनीतिक और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। ठीक है। ये है हमारा भारत। 711 एडी में खलीफा वाजिद अली शाह था। ठीक है। और उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा जो है राजस्थान वाला क्षेत्र कौन सा पड़ता है, मतलब राजस्थान और मतलब कश्मीर वाला क्षेत्र ये पूरा, ये कश्मीर वाला क्षेत्र ये पूरा होता है। ठीक है। और ये वाला भी राजस्थान, यहाँ से लेकर ये राजस्थान वाला क्षेत्र से लेकर ये पूरा जो है दाहिर के शासन में, मतलब दाहिर के उसमें आता है। ठीक है, शासन में आता था। अब क्या होता है कि ये जो श्रीलंका में, अब बताया ना कि जो खलीफा होता था वो राजनीतिक और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। ठीक है। तो ये ईरान वाला जो ये वाला क्षेत्र है, ईरान, ये जो ईरान वाला क्षेत्र है यहाँ का शासक उस समय मंसूर हजाज हुआ करता था। ये पूरा ईरान, वहाँ का शासक मंसूर हजाज हुआ करता था। तो श्रीलंका से उसने एक गिफ्ट भेजा यहाँ इनके खलीफा के लिए। किसके लिए? खलीफा के लिए गिफ्ट भेजता है। ठीक है, श्रीलंका से। और जब श्रीलंका से खलीफा के लिए गिफ्ट भेजा गया, तो ये गिफ्ट श्रीलंका से वहां तक जाने के लिए कैसे गया बताते हैं। यहाँ से जाता है श्रीलंका से, ये राजस्थान वाले क्षेत्र से होते हुए ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है। लेकिन ये राजस्थान वाले क्षेत्र में उसके गिफ्ट को लूट लिया जाता है। और जब इसके गिफ्ट को लूट लिया जाता है यहाँ से, तब ये जो है मंसूर हजाज, यहाँ इनको, यहाँ का शासक उस समय दाहिर, शासक उसमें दाहिर हुआ करता है, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी का अंतिम शासक था। 663 ईस्वी से 612 712 ईस्वी तक रहा। तो ये मंसूर हजाज ने इनसे कहा, दाहिर जी से, कि भैया तुम्हारे यहाँ जो है हमारा सामान लूट लिया गया, हमारा गिफ्ट, तो आप कुछ करिए। और लेकिन ये कुछ नहीं बोलता, मतलब राजा जी दाहिर, मतलब राजा दाहिर जी थे, ये कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो मंसूर हजाज ने एक लड़के को भेजा, 17 वर्षीय लड़के को भेजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ भेजा? भारत पर आक्रमण करने के लिए, यहाँ से भेजता है यहाँ आक्रमण करने के लिए। ठीक है। अब जब आता है तो सबसे पहला आक्रमण ये, जब आता है ये भारत पहुंचता है। ठीक है। और ये उनका क्या नाम है, वो कमांडर हुआ करता था, वहां का कमांडर था वो। ठीक है, मतलब सेना प्रमुख था। तो वो जब भारत पर आक्रमण करने, इसी वजह से यहाँ एक रीजन आपको पता चला ना कि क्यों भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। ठीक है। 712 एडी में, तो जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण था, तो पहला आक्रमण इन्होंने जो किया था जिस पर, ठीक है, सबसे पहला आक्रमण इन्होंने किया था देवल वाले क्षेत्र पर, जो राजस्थान भीलवाड़ा देवल, तो देवल वाले क्षेत्र पर पहला आक्रमण इन्होंने करा था। ठीक है, देवल पोर्ट पर, और उसको पूरी तरीके से मतलब ध्वस्त कर दिया। लेकिन क्या है कि राजा दाहिर जी जो थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये यहाँ के जो शासक राजा दाहिर जी थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो ध्यान ही नहीं दिए। उसके बाद रावल पर कर दिया, उसके बाद निरूड़ पर आक्रमण कर दिया। रावल पर करा तो उनका क्या नाम है, पुत्र हुआ। निरूढ़ पर जब आक्रमण किया, रावण पहले निरूढ़ पर करा था। तो निरूढ़ पर जब आक्रमण करा मोहम्मद बिन कासिम, तो वहां का शासक उनका पुत्र था, दाहिर का। ठीक है, दाहिर का पुत्र था, वो भी हार गया, वो पराजित हुआ। उसके बाद फिर रावण पर करा, जहां उसका भतीजा था, वो भी पराजित हो गया। तब जाके दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, और जब दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, दाहिर परास्त हो गया, दाहिर पराजित हो गया। इसका वही बताया ना कि सबसे बड़ा मेन रीजन कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इनको पता ही नहीं था। कोई भी मुंह उठा के चला है, आक्रमण कर दे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गधा मतलब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब नहीं फर्क हुआ, ये ब्रह्म, अब इतना ध्यान दीजिए, आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण करा? तो 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। और मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा। किसके ऊपर करा था? राजा दाहिर के ऊपर करा था। मोहम्मद बिन कासिम उस समय, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा, उस समय ईरान का शासक कौन था? मंसूर हजाज था। उस समय खलीफा कौन था? तो उस समय खलीफा कौन था उसका, उस समय के खलीफा का नाम था वाजिद अली। देखो ऊपर लिखा है, खलीफा वाजिद अली शाह। उस समय वहां का खलीफा वाजिद अली शाह था।
ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और मैटर आया, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इनकी दो पुत्रियां थी राजा दाहिर की। ठीक है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि मतलब लड़कियों को गिफ्ट देना बड़ा अच्छा माना जाता था। तो भैया लड़कियां बड़ी चालाक थी। इनको जब ये क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम ले गया वाजिद अली के पास, कहा कि भाई ये बोला सर आपके लिए जो है गिफ्ट है, उपहार बढ़िया लेके आया। तो लड़कियों ने कहा, बहुत बुद्धिमान थी लड़कियां दोनों। इन्होंने कहा कि सर ये जो है हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। इन्होंने कहा जीत मेरी हुई तो पहला अधिकार आप पर मेरा है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत उल्टा सीधा हरकत करी। बस वो गुस्सा आ गया और वो उसको जो है मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा। मतलब ऐसा माना जाता है कि ऑक्स यानी बैल बुलवा कर उसकी चमड़ी को निकाल कर उसके मांस में इसका मुंह घुसेड़ कर और इसको जो है मार दिया गया था। तो मतलब एक तो ये माना जाता है, एक ये माना जाता है कि उसको उसको ही मार दिया गया। तो उसके बाद जब उसको मार दिया गया तो फिर लड़कियों ने कहा भाई हम तो मजाक किए थे, हम तो मस्ती कर रहे थे। तो जब इन्होंने बोला कि हम तो मस्ती कर रहे थे, वो गुस्साया झल्लाया हुआ था पहले से, इनको भी गला काट दिया इनका भी। ठीक है। तो ऐसे करके जो है इन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा करी और यहाँ से राजा दाहिर की समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम वापस चला जाता। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, क्वेश्चन को, ऐसा कौन सा शासक था जो विजयी होने के बाद भी बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी मौत मारा गया। तो भैया मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर जब जिस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, देखो आपके सामने इस क्षेत्र को बनाया गया है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। अब ये यही मोहम्मद बिन कासिम का ही आक्रमण, पहला मुस्लिम, देखो भारत पर दो आक्रमण है, पहला मुस्लिम आक्रमण और पहला तुर्की आक्रमण। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में। ध्यान देना इसी में गड़बड़ होता है। तो 712 ईस्वी में द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज बाय द अरब्स, यानी अरब के द्वारा किया गया था। हु वर लीड बाय मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मोहम्मद बिन कासिम लीड कर रहा था। इट टूक प्लेस इन 711 एडी, 712 ईस्वी में किया गया था, एंड रिजल्टेड द कॉन्स्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है। सिंध पर इन्होंने आक्रमण करा था। ये देखो इस वाले क्षेत्र पर, पूरा इस वाले क्षेत्र पर, लेकिन मतलब राजस्थान भी उन्हीं के क्षेत्र में आता था। ठीक है। और राजा दाहिर वहां से पराजित हो जाता है, पूरी तरीके से परास्त हो जाता है। हालांकि ये जो मतलब क्षेत्र होता है उनके लड़के का होता है, फिर भतीजे का होता है, लेकिन ये जो क्षेत्र था राजा दाहिर का खुद का हुआ करता था और राजा दाहिर पराजित हो जाता है। तो ये होता है आपका 712। इसमें मोहम्मद बिन, अब तो हमें ख्याल से पता चल गया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर क्यों आक्रमण करा था। क्योंकि श्रीलंका से गिफ्ट भेजा गया था, कहाँ, खलीफा के पास। लेकिन जब खलीफा, बताया ना, खलीफा राजनीतिक और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। तो जब खलीफा को बीच में सामान खलीफा की लूट लिया गया, तो फिर मंसूर रजा जो ईरान का शासक था उसने कहा कि भाई तुमने गलत करा। जब ये मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहली बात, चलो ठीक है तुम अगर राजा हो अच्छी बात है, आप अगर राजा हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से काम करिए। अब आपके ऊपर आक्रमण हो गया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ और मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया। तो ये था आक्रमण, पहला कंडीशन कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्यों आक्रमण करा। ठीक। अब दूसरी बात क्या आता है कि खलीफा जो वाजिद अली था, मोहम्मद बिन कासिम को मार वार के जब सब पूरा हो जाता है, तो फिर तुर्की डायनेस्टी की बात आती है, तुर्क साम्राज्य। ठीक है। तुर्की डायनेस्टी की जब बात आती है आपके सामने, तो तुर्क डायनेस्टी में एक साम्राज्य था, अंपायर था, जिसका नाम था समानिधि अंपायर। तुर्क में समानिध अंपायर में एक वो हुआ करता था जिसका नाम था अलप्तगिन, एक गुलाम यानी स्लेव हुआ करता था और कमांडर भी था। आपके सामने लिखा गया अलप्तगिन वाज अ तुर्की स्लेव कमांडर ऑफ द समानिद अंपायर। समानिद अंपायर का जो अलप्तगिन था एक स्लेव भी था और कमांडर भी था, यानी स्लेव कमांडर था और बड़े लेवल का हमें लगता है कमांडर रहा होगा। तो जब बड़े लेवल का कमांडर था, इसका एक और गुलाम हुआ करता था, यानी इसका और एक जो है वो हुआ करता था। ठीक है। एक स्लेव हुआ करता था। तो ये स्लेव उसका है जिसका नाम था सुबुक्तगीन। जिसका नाम था क्या, सुबुक्तगीन। ये है सुबुक्तगीन सर्व अलपगीन एंड हिज टू सक्सेसर्स। ठीक है। मतलब सुबुक्तगीन जो, पहली बात इतना जान लो कि सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का स्लेव था। और अलप्तगीन किसका था, अंपायर, यानी जो वहां के शासक होंगे, यानी एम्परर होंगे, उनका गुलाम था, उनका स्लेव था।
तो इन इन इनका अलप्तगीन का कुछ मैटर हो जाता है अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो ये जब इनका दोनों कुछ मैटर, और ये दोनों की अच्छी बनती थी, भाई इन दोनों बन रहा होगा, उसका नहीं बना होगा, तो इन लोगों ने प्लान किया कि भैया जो है, चलिए हम जो है कहीं और चलते हैं। तो ये दोनों चले आए थे, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन, चले आए थे, कहाँ चले आए थे, चले आए थे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। अब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जब आ गए, ठीक है, ये है सुबुक्तगीन है, ये अभी इनके बारे में यहाँ से बताना है। तो जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में चले आए, तो उस समय अफगानिस्तान, वैसे अभी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र खाली था, जब आए तो भैया इनको, भाई जब कोई वहां से आया, और अलप्तगीन की बेटी भी साथ में आई थी, तो ये तीन लोग आए, और जब आए तो इनको लगा कि भाई कुछ तो करना चाहिए, अगर खाली है तो फिर हम अपना जो है राजपाट संभालते हैं। तो राजपाट संभालने के चक्कर में जो है एक नए साम्राज्य की स्थापना, जिसको तुर्क साम्राज्य अफगानिस्तान में स्ताबल हुआ। किसने करा? तो अलप्तगीन ने करा। और भाई ये गुलाम था, ये जो था अलप्तगीन का गुलाम था। तो जब अलप्तगीन का गुलाम था, तो जब आया तो भैया जब कोई जुगाड़ नहीं है और जब तीन लोग साथ में है, तो भैया विदेश में कहीं अगर अपने गांव वाली से मिलो ना तो अलग ही फीलिंग आती है। किसी और देश में तो मतलब जब कोई नहीं मिला तो इसी के साथ जो है उसकी लड़की की शादी हुई, पहले सेटिंग भी रही होगी, जो भी था, इतनी जानकारी नहीं, लेकिन इनकी शादी जो है अलप्तगीन की बेटी के साथ हो गई। भाई इससे अच्छा सेवा पाती और कौन कर पाता। तो इसलिए जो है इन दोनों की शादी हो गई। इन दोनों की शादी हो गई 962 ईस्वी से 963-63-64 ईस्वी तक करीब जो है अलप्तगीन ने शासन किया। उसके बाद अलप्तगीन के मरने के बाद सुबुक्तगीन वहां का शासक बना, ठीक है। और सुबुक्तगीन के शासक बंद मतलब 963 ईस्वी से 977 ईस्वी तक सुबुक्तगीन शासक रहा, ठीक है। और 977-78 के करीब जो है राजा जयपाल सिंह के ऊपर आक्रमण करता है ये सुबुक्तगीन। ये पहला तुर्क आक्रमण था, ठीक है। ये पहला तुर्क आक्रमण था जो जयपाल के ऊपर हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जब बात आती है कि भाई देखो, एक्सपेंशन हर किसी को जरूरत है, तो भाई देखो अगर मैं बात करूं साम्राज्य विस्तार, तो उत्तर वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल एंड पोस्ट वैदिक काल, दो प्रकार के वैदिक काल। ऋग वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में क्या हुआ होता था कि राजा जो होता था इलेक्ट हुआ करता था, मतलब कि जनता के, मतलब जनता के द्वारा मतलब इलेक्ट किया जाता था, और उसके बाद ये बताया जाता है कि चलो ठीक है, अगर आप रक्षा कर सकते हो तो आप जो है जनता की रक्षा करो, ठीक। लेकिन पोस्ट वैदिक काल में क्या हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इसको वंशानुगत कर दिया गया, ठीक है। और जैसे वंशानुगत हो गया, जैसे वंशानुगत हुआ, फिर तो भैया भाई हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इन्होंने हर सबको ही अपना साम्राज्य, तो ये मतलब जो शासन होती है इकट्ठा हो जाती है, और पूरा शासन राजा के पास हो जाता है, पूरा पावर राजा के पास हो जाती है। तो जब इन्होंने अपना जो है साम्राज्य विस्तार करना शुरू करा, और पहला अटैक किया जयपाल सिंह के ऊपर, जबकि जयपाल पराजित हो गया, ठीक है। फर्स्ट तुर्क अटैक कब हुआ? 977 से 78 के बीच में फर्स्ट तुर्क अटैक हुआ, ठीक है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में, पहला तुर्क आक्रमण 977 से 978 ईस्वी में। और जो ये सुबुक्तगीन जो होता है ना, ये महमूद गजनी का पप्पा होता है। को पता है ना महमूद गजनी, सबसे ज्यादा बड़ा लुटेरा भारत का, महमूद गजनी का पप्पा होता है, ठीक है। तो ये सुबुक्तगीन का, तो सुबुक्तगीन का फिर एक बार जब इन्होंने आक्रमण करा, उसके बाद इनकी जीवन लीला समाप्त, और उसके बाद एक नया आता है लुटेरा भारत पर। अब उसका हम लुटेरा ही कहेंगे, क्योंकि उसको शासक नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने एक कसम खाया था, क्योंकि वो सुल्तान पद का मतलब वो सुल्तान पद ग्रहण करा था ना महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी सुल्तान पद धारण करा था, और सुल्तान कौन होता था? तो भैया उसका चेला होता था खलीफा का। खलीफा का चेला होता था। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या है कि भारत पर सुबुक्त मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण करा था, जिसमें से मैं 17 नहीं पढ़ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका मेंशन मैंने कर दिया है, ठीक है। जितने उसके इन्विजन जितने जो है इंपॉर्टेंट थे मैंने कर दिया। सुल्तान मोहम्मद महमूद ऑफ गजनबी अटैक्स इंडिया 17 टाइम्स इन ऑर्डर टू प्लंडर टू द वेल्थ फ्रॉम द कंट्री। मतलब ये जानते हो, मतलब पहली बात देखो, इसका मेन मकसद क्या था? धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मेन मकसद इसका ये था, ठीक है। और 1000 से लेकर जो है, और 1027 ईस्वी तक इन्होंने आक्रमण करा भारत पर, ठीक। अब कैसे कैसे किसके ऊपर कड़ा, कौन जीता कौन हारा, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये इस खलीफा के पास गया था, ये मतलब उस समय का खलीफा जो था
वही तो उस समय का खलीफा जो भी था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, लेकिन उस समय का जो भी खलीफा था उसके पास ये गया और वो कसम खाया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। ऐसे गजनी को हम क्या ही कहें, मतलब हमारे सामने तो कान नीचे बजा के दे दे ससुरा जिंद। मतलब ऐसा कौन कसम खाता है, भाई मैं जब तक जीऊंगा तब तक भारत के ऊपर आक्रमण करूंगा। इतनी बड़ी साली की दुश्मनी थी। फिलहाल ठीक है, वो अलग बात था। ठीक है, तो पहला इसका आक्रमण जो था, पहला आक्रमण कब हुआ? ठीक है, तो द फर्स्ट अटैक ऑन जयपाल, पहला आक्रमण जयपाल के ऊपर हुआ। और भैया ये बड़ा दुखी हो गया यार, जो आता है वही उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, जो आता है वही आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो बत्ती बहुत दुखी हो गया, बस गया सुसाइड कर लिया। जयपाल के ऊपर पहला आक्रमण हुआ 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में हुआ था, एडी के बीच में हुआ था, पेशावर पर। ठीक, पेशावर के पास, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है। और इन्हें सुसाइड कर लिया, ये हार गया, हार के बाद सुसाइड कर लिया, हार अपना सहन नहीं कर पाया होगा भाई, तो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, और जब ये सुसाइड कर लेता है, आपको पता है ना महमूद गजनी का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा कि महमूद गजनी का मेन मकसद क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो भैया पैसा भारत में खूब था, सोने की चिड़िया कही जाती है, ठीक है, तो कही जाती थी, तो आपको भी पता है, तो भारत में पैसा बहुत था, तो इसीलिए भारत पर आक्रमण कर रहा था कि पैसा खूब कमाना चाहता था। और दूसरी बात क्या, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो शुरू से ही है, जानते ही हैं आप, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। ठीक है, तो पहला अटैक इसका 1000 से 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर करा, जो कि पेशावर वाले क्षेत्र में था। और जयपाल जो है आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, और हार जाता है, इसी वजह से सुसाइड करता है। ठीक है, और दूसरा आक्रमण किसके ऊपर करता है? 1005, इसमें जितने अटैक हैं ये सारे अटैक आप याद रखिएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा नहीं है इसमें। तो अटैक, सेकंड अटैक कब होता है? 1005 ईस्वी में, जो अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर होता है, मुल्तान के पास, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है। तीसरा अटैक कहाँ होता है? तीसरा अटैक 1008 ईस्वी में होता है, 1008 एडी में होता है। ठीक है, आनंद पाल के ऊपर। आनंद पाल कौन था पता है? नहीं, जयपाल जी का भाई था आनंद पाल। ठीक है, आनंद पाल क्या किया था, ये आनंद पाल क्या किया था, ये कन्नौज और ग्वालियर की आर्मी को भी लेके आया था, लेकिन फिर भी हार गया। ठीक है, और 1008 ईस्वी में आनंद पाल डिफीट हो गया। ठीक, उसके बाद 1018 ईस्वी में इनका बड़ा मस्त कहानी है। 1018 ईस्वी के करीब जो है, 1018 एडी के करीब जो है, एक और अटैक होता है, किसके ऊपर होता है? कन्नौज पर होता है। उस समय कन्नौज का शासक कौन होता है? राजपाल होता है कन्नौज का शासक। ही इसकी तो कहानी अलग है, इसमें दो कंडीशन है, ये जो 18 21 22। ठीक है, एक नया, ये कन्नौज का शासक ये होता है राजपाल, और एक और वहाँ एक चंदेल डायनेस्टी का एक शासक था जिसका नाम था विद्याधर, बहुत शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ सॉरी, जब 1018 से 1019 एडी के बीच में राजपाल के ऊपर आक्रमण हुआ, तो ये डर के भाग गया। ये पूरा भाग गया। तो विद्याधर सुना, विद्याधर को पता चला, तो भैया पहली बात तो हम लोगों के यहाँ के जितने शासक थे, वो नीति नियम के अकॉर्डिंग ही युद्ध करते थे, किसी निहत्थे पर या किसी परेशान व्यक्ति पर कभी वार नहीं करते थे। लेकिन जितने लुटेरे आते थे, अब उनका नाम ही लुटेरा है, तो उनका काम था क्या, कि मार मार के भगा दो सबको, जैसा मौका मिले निपटा लो। ठीक, तो ये जयपाल के ऊपर जब आक्रमण हुआ, तो जयपाल डिफीट हो गया, तो ये भाग लिया। कब हुआ था? 1018 से 1019 के बीच में। और जब भाग लिया, तो भैया विद्याधर को पता चला, तो ये चंदेल डायनेस्टी का शासक था जिसका नाम था विद्याधर। अब ये भैया गया, इसको मार दिया, इसका मर्डर करवा दिया। क्यों करवा दिया मर्डर? कि मतलब ये जो भाग गया, कि भैया युद्ध छोड़ के क्यों भाग लिया। ठीक है, और जब उसका मर्डर करवा दिया, तब ये जो महमूद गजनी था, ये सोच में पड़ गया, ससुरा युद्ध हमारा हुआ, भागा वो, और मर्डर कोई और करवा रहा है, ऐसा कौन सी दुश्मनी उससे है? ठीक है, कि भाग लिया तो छोड़ दिया था और ये जाके उसका मर्डर करवा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया, 1021-22 के एडी में करीब जो है, चंदेल के ऊपर आक्रमण कर दिया महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने जब चंदेल के ऊपर आक्रमण करा, तो भैया दोनों में लगता बराबरी का था, तो अलायंस कर लिया, यानी संधि कर ली। ठीक है, और जब इन दोनों ने संधि कर लिया, तो बात ही कोई मतलब कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो जब संधि कर लिया तो बात खत्म, उसके बाद तब यहाँ युद्ध नहीं हुआ। फिर उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध आता है, ये आता है 1025 ईस्वी, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर। ये 25वां आक्रमण इसका होता है।
ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण होता है, इसमें बहुत हानि हुई थी। देख लीजिए आपके सामने है ये भगवान जी का मूर्ति, सारी मूर्तियां उर्तियां तोड़ दिया गया था और लूट लिया गया था। करीब 20, ऐसा माना जाता है करीब 20 लाख दिनार का जो है फायदा हुआ था। 20 लाख दिनार लूटा था। ठीक है। अब सोच लो इतना लूट कर जब ले जा रहा था तो जाटों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और जब इनके ऊपर अटैक कर दिया तो अब आप खुद ही सोचो, 1025 में महमूद गजनी ने कहाँ आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा। और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा तो भैया उस समय बड़ा बहुत मतलब तमाशा, और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट था जिसमें बहुत सारा धन संपदा इन्होंने मतलब लूट लिया, बहुत ज्यादा धन लूट लिया। और जब इतना सारा धन लूट के ले जाने लगे तो भाई किसी का भी, अब ऐसी सिचुएशन में जाटों ने लूटा तो गलत नहीं करा था, लेकिन अब वही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ऐसी से लास्ट अटैक जो है, मतलब जब इनको रास्ते में लूट लिया गया महमूद गजनी को, तो इसको चिढ़ लग गई, और इसको चिढ़ लग गया ससुरा हमें लूटेगा कोई, हम लूटते थे बड़े लुटेरे। और मैंने कहा चोरों घर में चोरी, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मतलब जो है जाटों ने इनके ऊपर जो लूटा, तो भैया 1027 ईस्वी में इसने एक और आक्रमण करा भारत पर जो जाटों के विरुद्ध था, और ये उसका लास्ट अटैक था। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। इतना बड़ा लुटेरा भारत को लूट लूट के आखिर मर गया, लेकिन लूट के मरा। ठीक है। तो ये था, मर गया लूट के भारत को। और जब मर गया तो यहां से अब आता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। तो भैया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होने से पहले मोहम्मद गौरी का सबसे पहला युद्ध भारत पर हुआ था। ठीक है। तो जो कि 1175 ईस्वी में हुआ था, किसके ऊपर हुआ था? मुल्तान पर। उस समय 1175 ईस्वी में युद्ध करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। 1175 ईस्वी में पहला अटैक मोहम्मद गौरी का था, और वहीं मतलब जो विजयी हो गया था और मुल्तान को आक्रमण करके और जीत लिया था। जो मोहम्मद गौरी था, ये गौर वंश का शासक था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी जो था, जो गौर वंश का शासक था, इन्होंने गौर वंश की स्थापना कर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं उसके पहले, कि जो महमूद गजनबी था, वो भारत पर आक्रमण तो करा था, आपको भी पता है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह थे जहां जहां इसने आक्रमण करा था, उसका नाम मैंने मेंशन करना भूल गया मैं। ठीक है। काबुल पर सबसे पहले, काबुल पर किया था, कन्नौज पर किया था, दिल्ली पर किया था, मराठा पर किया था, और उसके बाद फिर तुम्हारा कांगड़ा वाला जो राजस्थान के आसपास शायद है कांगड़ा, वहां करा था, थानेश्वर करा था, कश्मीर में करा था, ग्वालियर में करा था। ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ का एक जगह और कहीं करा था, बंगाल और पंजाब वाले क्षेत्र में भी करा था। तो इसने इतनी जगह आक्रमण करा था, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। काबुल, कन्नौज, दिल्ली, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, तंजौर, सॉरी तंजौर में नहीं कहता। ठीक है। और बंगला, सॉरी बंगाल और पंजाब के आसपास शायद ऐसे था, मतलब ऐसे ही क्षेत्र में था। मतलब इतना याद है, एक दो क्षेत्र और थे जिसका हमें मतलब याद नहीं है, तो मेंशन कर देंगे मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में दे देंगे। ठीक है। तो इतने ही क्षेत्र में उसने जो है आक्रमण करा, तो क्षेत्र को मतलब याद करना जरूरी नहीं, लेकिन जब कभी अगर इन फ्यूचर अगर मेंस में आप बैठते हैं, जो रिटन एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी हुआ या यूपीपीसीएस हुआ, तो उसमें जो है इन सारे क्षेत्र का वर्णन करा जाता है, जिससे मार्क्स अच्छे बनते हैं। भाई मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे सर मुझे पढ़ाए थे तो मुझे ये बताए थे। दूंगा मैं भी। ठीक है। और उसके बाद फिर मोहम्मद सॉरी गजनी वंश का अंतिम शासक जो था, उसका नाम था शायद बहराम शाह नाम था उसका। ठीक है, शायद नहीं, उसका बहराम शाह नाम था। अंतिम शासक महमूद गजनी वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था बहराम शाह। और बहराम शाह के समय में वो कई सारे राज्य में टूट गए थे, जिस वजह से एक नए वंश के था जिसे गौर वंश कहते हैं। ठीक है। गौर वंश की स्थापना हुई। वहां का शासक मोहम्मद गौरी था। वो भारत पर आया और आक्रमण करने के लिए उसका पहला अटैक मुल्तान पर था, जिस पर 1175। अब देखो मोहम्मद गौरी का पहला तराइन युद्ध नहीं था 1191 वाला, पहला युद्ध उसने 1175 ईस्वी में करा, एडी में करा। 1175 एडी में, 1175 एडी में करा, और जीत गया, मुल्तान पर किया था, अधिकार भी कर लिया। उसके बाद 1178 ईस्वी में यानी 1178 एडी में इसने गुजरात पर आक्रमण करा। अब गुजरात पर आक्रमण की करा और बहुत बुरी तरीके से हार गया, मतलब इतना ज्यादा हार गया कि हमें लगता है दोबारा जीतने लायक नहीं लग रहा था। लेकिन ये कैसे हुआ? तो सब लोगों ने बाहुबली मूवी तो देखी होगी। ये जो बाहुबली मूवी थी, इसमें भी तो ऐसी कंडीशन थी ना कि जो शिवगामी देवी थी, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर, मतलब उनकी संरक्षिका थी। तो ऐसे जो गुजरात का
मतलब क्षेत्र था, वहां का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था, मतलब भीमदेव सेकंड था। और भीमदेव सेकंड की मम्मी जो थी नायिका देवी, ये उनकी संरक्षिका थी। और इन्हीं की नेतृत्व में जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जब युद्ध हुआ, तो एक मिनट मान लो कि ये वाला जो ये जो है एक राजस्थान का, एक मिनट, इधर से नहीं, ये यहाँ से, ये मान लो राजस्थान है। ठीक, इधर से मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, यहाँ जो है एक हिल एरिया है, ये कोई और कलर ले लो, ये मान लो एक हिल एरिया है। ठीक है। ये हिल एरिया है, और उसके बाद जो है माउंट आबू, या ये माउंट आबू हिल एरिया है। ठीक है, इस एरिया में, और यहाँ ये गुजरात वाले क्षेत्र से जब ये इधर से जो है भीमदेव द्वितीय की सेना जो है यहीं आती है। ठीक है, और यहाँ से युद्ध करती है, और यहाँ से मोहम्मद गौरी जब इधर से आता है, यहाँ से, तो हार जाता है, वो इतना बुरी तरीके से हार जाता है कि क्या बताऊं। और भीमदेव द्वितीय मतलब विजयी रहता है, भीमदेव द्वितीय विजयी हो जाता है, और वो मोहम्मद गौरी की भारत पर पहली हार होती है, और बहुत बड़ी हार होती है। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब हार जाता है तो वापस जाता है, थोड़ी देर के मतलब थोड़े दिन के लिए वापस जाता है। जब वापस गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इसने दूसरा आक्रमण करा पेशावर पर, 1179 1179 ईस्वी में इसने पेशावर पर सेकंड आक्रमण करा, सेकंड अटैक पेशावर पर करा। ठीक है, और जब सेकंड अटैक, इसके बारे में अभी आगे आगे मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब अभी इसको केवल माहौल बना दे रहा हूँ मोहम्मद गौरी का, पूरा क्लास नहीं लूंगा मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो पेशावर पर इसने 1179 यानी 1179 एडी में पेशावर पर युद्ध करा और जीत गया। उसके बाद 1181 ईस्वी में लाहौर पर करा, वहां भी जीत गया। उसके बाद 1189 ईस्वी में करा, एडी में करा। ठीक है, बठिंडा पर करा, जिसका पुराना नाम तबरहिंद था। तबरहिंद उस समय तबरहिंद हुआ करता था, जो कि आज का नाम बठिंडा है, पंजाब में है। वहां भी किया और वहां भी जीत गया। ठीक है, तो इतने अटैक हुए, यानी 1175 में पहला, जिसको जीत गया। 1178 ईस्वी में दूसरा, जो कि हार गया, किसके बीच में? भीमदेव द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसकी भीमदेव द्वितीय की मम्मी जो है नायिका देवी, वो उसकी संरक्षिका थी। भीमदेव द्वितीय की मम्मी नायिका देवी उसकी संरक्षिका थी। ठीक है, और वो जीत गया था, विजयी रहा था। उसके बाद तीसरा जो बैटल हुआ, तीसरा बैटल 1179 एडी में हुआ पेशावर पर, जो कि विजयी रहा मोहम्मद गौरी। 1181 एडी में जो लाहौर में हुआ युद्ध, उसमें भी मोहम्मद गौरी मतलब विनर रहा। और 1189 एडी में बठिंडा, जिसका पुराना नाम तबरहिंद था, तबरहिंद पर अटैक हुआ, जो कि पंजाब में है, और यहाँ भी विजयी रहा। अब इसके बाद आता है तराइन, बैटल ऑफ तराइन। आज जब बैटल ऑफ तराइन की बात करेंगे, तो भैया बैटल ऑफ तराइन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसके बारे में दिया गया है। पहला तराइन का युद्ध कब हुआ था, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन 1991, एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन 1992। पहला पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, दूसरा मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज जान लो कि जो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, मैं अगर एक राजस्थान वाला एक बार फिर से वो बनाता हूँ मैप। ठीक है, ऐसे मान लो ये राजस्थान है। ठीक है, मतलब मैप बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे मान लो ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है, और यहाँ है पृथ्वीराज चौहान, ये है अजमेर। ठीक है, क्या है? ये है अजमेर। अजमेर, ये अजमेर है, जहाँ का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान सेकंड है। देखो बड़ी अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई शासक इनका मदद क्यों करने, इनके आसपास का शासक क्यों मदद करने कोई नहीं आया। ठीक है, तो इस साइड में जो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से जो जाओ इस साइड में। ठीक है, तो इस साइड में कन्नौज था। ठीक, इस साइड में कन्नौज था, जहाँ का शासक जयचंद था। ठीक है, और उसके बाद ये इस वाले क्षेत्र में अगर मैं बात करूं,
इस वाले क्षेत्र में, माउंट आबू वाले इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो माउंट आबू वाले क्षेत्र में जहाँ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था इक्षड़ी, नाम याद रखिएगा, मैं जब भी पढ़ाएंगे तो हम लिख देंगे, जिसका नाम इक्षड़ी था। ठीक है, और यहीं गुजरात में भीमदेव द्वितीय भी शासक था, भीमदेव द्वितीय। ठीक है, अब ये पहली बात तो ये जो पहले यहाँ कन्नौज वाले शासक जयचंद की बात कर लें तो इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान से सेटिंग थी उनकी, पृथ्वीराज चौहान जी उनको ले आए थे शादी करके। ठीक है, बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो उसको भी बाय मतलब पिक्चर्स के साथ बताएंगे। संयोगिता को ले आया, तो यहाँ से ये कन्नौज का शासक जयचंद चिढ़ा हुआ था। उसके बाद इक्षड़ी जो थी, यहाँ की शासिका जो राजकुमारी इक्षड़ी थी, ये भीमदेव द्वितीय चाहता था कि इससे शादी हो जाए, और बातचीत बन गई थी। लेकिन इक्षड़ी जो थी वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। इक्षड़ी जो थी वो पृथ्वीराज चौहान को, इक्षड़ी जो थी भीमदेव द्वितीय को पसंद नहीं करती थी, पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। पृथ्वीराज चौहान जी भगा ले गए इसको, मतलब एकदम भाई जो जिसको पसंद करेगा आदमी ले लेगा और क्या। और दोनों राजी थे तो दोनों लोग वो मतलब चले गए उसके साथ। तो भैया भीमदेव द्वितीय भी गुस्सा था, तो इसीलिए दोनों में से कोई भी उसका साथ नहीं दिया, और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जी अकेले पड़ गए और युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, हालांकि पहले युद्ध में तो विजयी रहे, दूसरे युद्ध में इन्होंने अपने आप को ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस मामले पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस मामले पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें जरूर बताइएगा, अगर आपके लिए अच्छा लगा, आपको जो स्टोरी बताई स्टोरी नहीं पता रही होगी अब तक तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत। और बताइए सब हाल चाल ठीक है। हमारे और सारी वीडियोस हैं, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का, आप जाके उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।